जो ऐसे राइटिंग अंग्रेजी में हो या फिर हिंदी में हो, जैसे ही टॉपिक जितना आपको दिखेगा, मान लो कि अगर 5 टॉपिक दिया हुआ है, उसमें से आपको क्या करना है, एक कोई टॉपिक चुनना है, तो थोड़ा सा उस पर समय दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर रफ वर्क मिलता हो, जैसे हम लोग को यूपीएससी या बीपीएससी में रफ पेपर मिल जाता है, अलग से मिलता है ना, हाँ, तो आप ऐसे राइटिंग के पहले क्या मांग लीजिए, रफ के लिए मांग लीजिए, और ऐसे लिखने से पहले आप कम से कम 4-5 मिनट में उसका एक पूरा परफॉर्मा बना लीजिए। ठीक है, कि हम इंट्रो कैसे देंगे, कि जो टॉपिक जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 4, 5 या 10 जो भी टॉपिक है, इसमें सबसे सहज जो है, हम किस टॉपिक में सबसे सहज, और सहज का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा नॉलेज हमको किस टॉपिक पर है और हम फ्लुएंटली किस में लिख सकते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी, दोनों। तो सबसे पहले होता है कि इम्पॉर्टेंट कि हम टॉपिक खोज लें, उसके बाद सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, जो भी हेडिंग होगा, जो भी, उसको पहले हम डिफाइन करेंगे, ऐसे जैसे कि पेपर चेक करने वाले को कुछ भी पता नहीं है। ये आप ये मत मान के चलिए कि आपके पेपर चेक करने वाले को कुछ पता है, क्योंकि जब उसको तो सब कुछ पता है ही, तो फिर वो पेपर आपका क्यों चेक कर रहा है, वो तो आपसे जानना चाह रहा है ना कि आप हमको क्या क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले चाहे कितना भी सिंपल टॉपिक हो, आप उसका इंट्रो दीजिए। जैसे अगर मान लो कि डिजिटल इंडिया, तो सबसे पहले बताइए कि व्हाट इज डिजिटल, और उसके बाद बताइए व्हाट इज डिजिटल इंडिया। सबसे पहले बताओ डिजिटल क्या है, उसके बाद बताइए कि डिजिटल इंडिया क्या है। ठीक है, हाँ, एकदम अगर अपना दें तो सबसे बढ़िया। हाँ, जैसे हम अपना जो बता रहे हैं कि हम 2005 में एसे लिखे थे, अपने ज़िंदगी का पहला एसे, और पहले भी हम चर्चा किए थे कि वो विश्व आतंकवाद और शांति पर था। 2016 में दिए हुए हैं इसमें हाईकोर्ट में, उसमें 200 मार्क्स में हमको 120 आया था, और मेरा वो एसे 2200 शब्दों में गया था। यहाँ पर कितने में लिखना है, 500 शब्द में। 2200 शब्द में जाने का मतलब होता है कि भटकने का चांस आपके पास बहुत होगा। उस समय का बच्चा नहीं भटका अपियरिंग ग्रेजुएशन, इसका मतलब क्या था, कि इसका मतलब था कि वो नहीं भटका, मतलब वो 2200 शब्द में भी वो एक धारा में लेके चला गया। आपको कितने में लिखना है, केवल 500 वर्ड्स में। तो सबसे पहले आप उसका क्या दे दीजिए, इंट्रो कर दीजिए, और वो रफ वर्क में कीजिए। और फिर आप सोचिए कि, और सब कुछ इंट्रो में क्या होता है कि व्हाट इज इट, ठीक है, वाई, हु, ठीक है, वेयर, हाउ, हिंदी में क्या है ये, कब से है, क्यों है, ठीक है, इसका क्या मतलब, सब कुछ। तो किसी व्यक्ति की पहचान क्या होती है, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये होता है ना एक सिंपल परिचय। यहाँ पर टॉपिक में आप उसका परिचय बताइए पेपर चेक करने वाले को, वो पहले ही इंप्रेस हो जाएगा आपसे। अब आप ऐसे में जब इंट्रो हो गया, जब ये चीज़ आपने बता दिया, सोचो कि उसके कितने आयाम हैं, कितने पहलू हैं, कितने एस्पेक्ट्स हैं। कोई भी टॉपिक, डिजिटल इंडिया, तो सबसे पहले हमने बताया कि डिजिटल क्या है, उसके बाद सेकेंड ये में हमने बताया डिजिटल इंडिया क्या है, कि भैया यह एक स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया इतने इतने तारीख को, ये इसका ऑब्जेक्टिव ये था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था। अब दिखाओ कि सोसाइटी पर डिजिटल इंडिया का क्या प्रभाव पड़ा, डिजिटल इंडिया के आने के पहले डिजिटल इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा, और उसका दिखाइए कि पॉजिटिव इंपैक्ट ये पड़ा सोसाइटी पर, नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ा। डिजिटल इंडिया से हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को कोई फायदा हुआ क्या, बहुत, ठीक है, लेकिन उसमें भी आलोचक जो है वो उंगली उठा देते हैं ईवीएम मशीन पर, ठीक है। डिजिटल इंडिया ने सीसीटीवी लगा दिया, अब आप पहले की तरह बूथ कैप्चरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ होगा तो मतलब मशीनरीज के पास जैसे जैसे डिजिटल और कंप्यूटराइजेशन आता गया, चीज़ें उनके लिए आसान होती गई, और अब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से करप्शन को दूर करना बहुत हद तक क्या हो गया, संभव हो गया डिजिटल इंडिया के कारण।
उसके बाद भी अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, जिनको दूर किया जाना चाहिए। अगर ईवीएम पर अगर अपोजिशन अगर आवाज उठाता है तो उसको कई बार इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप आग करके हमारे सिस्टम को हैक करके दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। लेकिन ये केवल आरोप लगाने के सिवा आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वो चूंकि मेरे कई दोस्त हैं चुनाव आयोग में जो काम करते हैं और जो हर जाति बिरादरी से हैं, हम सबसे पूछते हैं कि ईमानदारी से बताना कि क्या ऐसा संभव है, तो हंसते हैं कि भाई ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और वो मेरे बचपन के दोस्त हैं लोग जो कि हमसे कम से कम नहीं छुपाएंगे कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए। तो एक तो हो गया कि इसमें आपको फायदा क्या हुआ कि पेपर वर्क जो है कम हुआ। एक क्लिक पर जो है आप आज के तारीख में आप अपना आधार, सपोज हम पंजाब में रहें, मेरा आधार वहां बना, लेकिन हम बाद में बिहार आ गए, तो बहुत आसानी से आप ऑनलाइन भी जो है आप अपना आधार में चेंज करवा सकते हैं, आप अपने वोटर आईडी कार्ड में आप चेंज करवा सकते हैं, आपका बहुत इजीली पैन कार्ड बन सकता है। मतलब सब कुछ बहुत आसान हो गया इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। फिर हम इकोनॉमी में देख लेते हैं इसका क्या फायदा हुआ। इकोनॉमी, पहले बैंकों की लंबी लंबी कतारें, पहले इंडियन का गैस लेने के लिए, भारत गैस लेने के लिए लंबी लंबी कतारें, और आज मोबाइल के एक क्लिक पर चीजें इतनी आसान हो गई हैं कि अब हमें बाकी चीजें कठिन लगने लगी हैं। और जबकि हमारा बचपन इंडियन गैस के लाइन में लगने के लिए दिन भर कट जाता था, और जिस दिन हम सिलेंडर लेकर के लौट जाते थे भरा हुआ सिलेंडर, उसे लगता था कि सिकंदर जीत करके आ गया वापस, ठीक है, अरे हम लोग आ गए। अब कोई दिक्कत नहीं। रेलवे में देख लीजिए, लाइन में लगे हुए हैं 2 घंटे से, और वहां पहुंचे तो जो टिकट फुल। अब हमें याद आया, रजाई के अंदर हम हैं ठंड में, और याद आया अबे IRCTC खट 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 ठक, हम नहीं गए। तो ये कौन किया? डिजिटल इंडिया। समझ आया? पैसा, पापा पैसा, ठीक है बेटा हम मनी ऑर्डर कर रहे हैं। अब मनी ऑर्डर जो है डाक विभाग के कृपा से 1 महीने में आएगा। अब टन, थैंक यू पापा, इतना आ गया। समझा? सब कुछ फास्ट हो गया है, ठीक है, सब कुछ। हवाई जहाज का टिकट लेना हो, कुछ भी लेना हो इकोनॉमी में, आपको शेयर मार्केट में उतरना हो, सब कुछ आसान कर दिया। नेगेटिव क्या है? जामताड़ा, किशनगंज, हाँ सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, अपना OTP बताइएगा, इतना इतना। और उनके शिकार बुजुर्ग लोग होते हैं, वो लोग जो इससे उनको अकस्टम्ड नहीं है, जिनको आइडिया नहीं है, हमारे बुजुर्गों को, वो जैसे एक एज पूरा करने के बाद अब आप उनको सिखाएंगे कि आप कंप्यूटर सीख जाइए, कर जाइए, उनकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी हैं, वो किसी और पर जो है निर्भर हो जाते हैं, ठीक है। वो सामाजिक में भी जाएगा, सामाजिक वाले में, कि जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, ठीक है, जैसे हमको लगता है कि आपने सर लिखा है, उसको मेंशन किया है, तो जो हाँ बाकी लोग भी कुछ कुछ लोग लिखे हैं उसको नेगेटिव में, कि जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, जो गरीब इंसान है, जिसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी हैं, जो नहीं पढ़ सकता है, ठीक है, उसको लोग बहुत आसानी से ठग लेते हैं। ATM में बेचारा अपना काम कर रहा है, नहीं पैसा निकल पा रहा है, लाइए अंकल हम आपका देख लेते हैं, और करने के बाद ओह पैसा नहीं निकला, कार्ड लीजिए अपना जाइए, और जब अंकल चले गए तो कंटिन्यू करके सारा पैसा निकाल लिया। तो ये चीज़ें निगेटिविटी हैं इसमें। हाँ, लेकिन कैसे हम करेंगे? क्या कोई चीज़ निगेटिव है तो हम उसको छोड़ दें? नहीं, हम उसके कमियों को दूर करने के लिए काम करें, ठीक है। वी मस्ट वर्क अपॉन इट टू प्लग ऑल द लूप होल्स, टू प्लग ऑल द लूप होल्स। अंग्रेजी का शब्द होता है कि हम अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए यूज होता है टू प्लग ऑल द लूप होल्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी कमियां हैं उसको क्या कर दो, भर दो, टू प्लग ऑल द लूप होल्स, ठीक है। ये सब जब आप इस टाइप की अंग्रेजी यूज करेंगे ना तो आपका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, और पेपर चेक करने वाला खुश हो जाएगा कि यार इसी बच्चे को अपने यहाँ होना चाहिए, क्योंकि इससे अपने कोट की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हो गया कि टू प्लग ऑल द लूप होल्स, यानी जहां जहां भी छिद्र दिख रहा है सबको क्या कर दो, प्लग कर दो, भर दो, सबको गड्ढे को भर दो। इसको यही कहते हैं। अब कल BPSC का पेपर देख रहे थे तो उसमें था कि गवर्नमेंट हैज समथिंग था ऐसा कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, हिंदी का ट्रांसलेशन लिखता है और दरवाजा खोल दिया,
अबे बेवकूफ़, ओपन द डोर, अनुमति दे दी। तो अगर अच्छा ट्रांसलेशन होता, बीपीएससी के पास अगर बढ़िया ट्रांसलेटर होता, तो वो लिखता ओपन द डोर, ही हैज ओपन द डोर, उसने अनुमति दे दी, इसका सेंस होता है। और क्या लिखता है हिंदी में कि और उसने दरवाजा खोल दिया। तो ठीक है, चूंकि इंग्लिश में लोग पढ़ ले रहे हैं इससे समझ जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब था कि उनके पास भी ट्रांसलेटर बहुत अच्छा नहीं है। तो हमारे इतनी बड़े स्वायत्तशासी संस्था, ऑटोनोमस बॉडी के पास अच्छे ट्रांसलेटर्स नहीं हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कैसे लोग काम कर रहे हैं और सिस्टम के बाहर कैसे लोग काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा? हाँ। ये साधारण एग्जाम्पल दिया ऐसे ही। हाँ। हाँ। सिंपल एक सेंस में ले जाइए, वो हम आपको बता रहे हैं। हाँ, इसको लिखिए कि जहां पहले डिजिटल इंडिया के पहले एक आम इंसान को अपने आवश्यक चीज़ों को मुहैया कराने के लिए लंबे लंबे कतारों में लगना पड़ता था, वहीं अब उन कतारों से डिजिटल इंडिया ने हमें बचा लिया है, हमारे बहुमूल्य समय को बचाया। ठीक है, और उसके बदले में हम कोई और काम कर पाते हैं उस दौरान। ठीक है, बात समझ गए? अब ऐसे लिख दीजिए। और उसमें अगर लिखना हो तो जैसे कि गैस सिलेंडर के लिए, ठीक है, ये सब जहाँ पे आपको लगे वहाँ लिख दीजिए, एकदम ऐसे ही शॉर्ट कर दीजिए। जब आप वैसे सोचिएगा ना कि हम अलग अलग करके लिखे तो नहीं कर पाइएगा, उसको एक बार एकदम क्रक्स में लाइए और उसके बाद फिर वहाँ पर डाल दीजिए तो हो जाएगा। तो समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप यूएनओ का दे दिया, आपने स्वामी विवेकानंद का दे दिया, ठीक है। और हम क्या प्रेफर करते हैं? हम प्रेफर करते हैं कि हम अपने से शुरुआत करें। हम क्यों यूएनओ या स्वामी विवेकानंद को एज दें? यहाँ पर हम हैं ना, आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसको लगा कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन ठीक है उसको लगेगा कि बंदा मेहनती है, या मेहनत मतलब बंदी जो है, लड़की जो है वो मेहनती है और इसने इतना अध्ययन किया है कि इसको जानकारी है। लेकिन अगर आप अपना कुछ डालते हैं या उसके बाद आप चीज़ों को अपने कमांड में ले लीजिए और उसको अपने हिसाब से लेते जाइए, थोड़ा यूनिक लगे, सहज लगे। तो जैसे कि हम कौन कौन से मुद्दे उठाएं, सामाजिक वाले में कैसे हम वो मुद्दे उठाएं जो हम अपने इर्द गिर्द घटते हुए देख रहे हैं। आप जैसे ही कहीं पढ़ करके अगर अपना एसे तैयार करते हैं तो वो बंतु टाइप का हो जाता है। वो पेपर चेक करने वाले को समझ में आ जाता है कि ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, रट्टा मार करके। लेकिन जब आप सोच करके जा रहे होते हैं और आप वहाँ पर डिलीवर कर रहे होते हैं तो पेपर चेक करने वाले को अच्छा लगता है। जैसे यूपीएससी 2005 का मेंस था, मेरा पहला मेंस, उसमें एक आता है, आप लोगों ने सुना होगा लॉर्ड वेलेजली का नाम, गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। वो एक सहायक संधि लेके आए थे, सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस था कि आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ जाएं, बदले में हम आपकी रक्षा करेंगे, आप हमारी जो सेना रहेगी वहां पर उसका पूरा खर्चा उठाइएगा सब कुछ, या अगर आप खर्चा नहीं उठा पाइए तो हर साल हमें इतना रुपया आप दे दीजिए, बदले में हम आपकी रक्षा करेंगे। और ऐसे कर कर के ये क्या करते थे, अपनी ताकत को बढ़ाते गए। तो क्वेश्चन था कि जो सब्सिडी अलायंस था वो उसका अंग्रेजों के लिए सिग्निफिकेंस क्या रहा, अंग्रेजों के लिए वो प्रासंगिक कैसे रहे। जो सबने लिखा हमने भी वही लिखा, लास्ट में हमने लिखा कि यह अंग्रेजों के लिए उसी प्रकार लाभदायक सिद्ध हुआ जैसे हिंग लगे न फिटकीरी, रंग चोखा ही चोखा। न हिंग लगा न फिटकीरी और रंग क्या हो गया, चोखा ही चोखा। हमारा कुछ नहीं लगा और हमने सब कुछ पा लिया। ठीक है, इस पर वो हमको 3.5 क्वेश्चन, बच्चा प्रियांक जिसको कुछ नहीं सिलेबस पूरा पता नहीं था और 5 क्वेश्चन में 3.5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 300 में उस समय 150 प्लस मार्क्स मिला था 3 क्वेश्चन पे। हाँ इनका पहले, ये पहले हाथ उठाया था उसका, बोलिए। हाँ हाँ यूज कर, हाँ एकदम बिल्कुल वही लिखिए। हाँ हाँ एकदम, अगर आपने कोई एकदम मार्केबल कविता लिखी है ना जो आपके टॉपिक से एकदम जुड़ा हुआ हो, एकदम जैसे नहीं होता कि आत्मा का आत्मा से मिलन हो गया, आप उसको बिल्कुल लिखिए। यही तो आपको औरों पर एज दिलाएगा कि वो सबसे अलग दिख जाएगा। आप पूछिए। हाँ हाँ हाँ
हाँ, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके कॉन्सेप्ट पर जाएगा। ये होता है कि आपको हो सकता है कि फैक्ट की जानकारी ना हो, फैक्ट को चेक करने के लिए तो हमने आपको पीटी में बुलाया था, हमने पीटी में आपका फैक्ट क्या कर लिया, चेक कर लिया। उनको पूरी तरह मतलब होगा कि इसके पास कॉन्सेप्ट है कि नहीं, इसने डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे ढंग से यहां पर रख दिया और वो बिल्कुल अनूठा लगा। 5500 के लोगों में इस लड़के का लगा पढ़ने पर कि वाह क्या लिखा है यार, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं कि आप उस डेट को जाने ही, ठीक। अगर सपोज कि आपको नहीं याद पड़ा तो गलत लिखने से बेहतर है कि बेटर इग्नोर इट, ठीक है, और उसके क्रक्स पर आ जाइए। तो बताइए आप उसको कि समाज में इसका क्या फायदा क्या नुकसान, हमारे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में इसका क्या फायदा क्या नुकसान, ठीक है। इससे हम अपने, जैसे इन्होंने लिखा, जैसे कहते होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम अपने अर्थव्यवस्था में ये दिखा सकते हैं कि कैसे अब उससे बिजनेस करना आसान हो गया डिजिटल इंडिया से। पहले लोगों को आना पड़ता था टेंडर भरने के लिए, अब आप ऑनलाइन टेंडर, हम बिहार में हैं और हम तेलंगाना में बिना गए जो है टेंडर भर देते हैं, भर सकते हैं, समझ आई बात। तो ये कैसे संभव हुआ, पहले हमको ट्रेन पकड़ के वहाँ जाना होता था या हवाई जहाज पकड़ के, फिर वहाँ जाएंगे, अधिकारी मिला नहीं मिला, एब्सेंट है अधिकारी, प्रेजेंट नहीं है उस दिन, हम मुंह बना करके वापस लौट आए। लेकिन ऑनलाइन में सिस्टम में क्या है कि हमने सब कुछ भर दिया, जैसे ही वहाँ चेक हुआ सब कुछ हुआ और उसके बाद हमारा अप्रूवल आ गया कि आपका टेंडर एक्सेप्ट कर लिया गया है, और अब सबको मिलाने के बाद जो है बता दिया जाएगा कि आपका टेंडर अप्रूव हुआ अथवा नहीं। होता है ना कि योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड, लेकिन अभी तक आपका एडमिट कार्ड जाएगा कि नहीं ये पता नहीं होता, क्योंकि वो बाकी चीज चेक करके फिर भेजेंगे। तो कम से कम अब आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले सपोज हाईकोर्ट का एग्जाम है और पहले का हम बता रहे हैं कि आपका एडमिट कार्ड जो है कैसे आता था, बाई पोस्ट, आया नहीं आया, आया तुम्हारा आ गया, तुम्हारा आ गया, अरे बाप रे मेरा अभी तक नहीं आया, मेरा अभी तक नहीं आया। अब क्या होता है, सबका आ गया है, अपना अपना जाकर के क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। तो पहले और अब में बहुत सारी चीजें क्या हो गई हैं, डिजिटल इंडिया ने बदल कर रख दिया है। अब जब हम धार्मिक क्षेत्र में देखिए डिजिटल इंडिया, पहले जजमान जो है हर जगह पंडित जी को जाना है, आजकल क्या हो रहा है कि पंडित जी एक जगह अपने बॉडी के साथ फिजिकली प्रेजेंट हैं और दूसरी जगह, हाँ जजमान ऑन कीजिए मोबाइल अपना, उसको लगाइए तो लाउड स्पीकर पे, ठीक है, और यहां से ही वो पूजा पाठ बिना वहां पहुंचे ही करवा दिए, हो रहा कि नहीं। और हाँ दक्षिणा डाल दीजिएगा, हम जो है स्कैन करने के लिए भेज दिए आपके पास, ठीक है, कि आप मेरे इस पर पेमेंट कर दीजिए, पंडित जी के पास दक्षिणा आ गई। आप इसको बहुत ही मतलब प्यार से, क्योंकि किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना उचित नहीं है और हमारा संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। तो आप बोल सकते हैं कि डिजिटल इंडिया का तो ये इम्पैक्ट है कि अब पंडित जी बिना गए ही जो है जगह पहुंचे ही जो सारा आयोजन करा सकते हैं, और जजमान जो है यजमान वो पंडित जी की दक्षिणा जो है ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, क्योंकि आज सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजॉन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू आप, ठीक है। ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था में, पहले आप खरीदने गए, ठीक है, आपको जाना है चेक करना, अब आप डिजिटली सब कुछ चेक कर सकते हैं और अपने लिए मोबाइल फोन मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ फिर वैज्ञानिक क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कि कैसे क्या क्या होता चला गया। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र का एक सबसे बड़ा फायदा कि पहले इंडिया को सच में परमाणु परीक्षण करने के लिए बम फोड़ना पड़ता था पोखरण में, पोखरण के आसपास के गांव हिल जाते थे, लेकिन अब हमने डिजिटली अपने आप को इतना कैपेबल बना लिया है कि हम कंप्यूटर पर ही उसको क्या कर देते हैं, फोड़ देते हैं, और हमको एज सच लिटरली कुछ फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो एक बैन लगता था कि बम फोड़ोगे तो तुम पर हम प्रोहिबिशन लगा देंगे, अब हम डिजिटली बम फोड़ देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। ज्ञान विज्ञान उसी डिजिटल इंडिया के कारण अब और भी सोफिस्टिकेटेड ढंग से इसरो क्यों डेवलप करता जा रहा है। जैसे जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है, चीजें तकनीकी चीजें डेवलप कर रही हैं। आज देखिए, पहले हमारे लिए एक सैटेलाइट को वहां फेंकना मुश्किल होता था, आज की तारीख में हम एक साथ सैकड़ों सैटेलाइट को जो है हम ऊपर भेज दे रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है कि वी आर डिजिटली गोइंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे, ठीक है, दिन प्रतिदिन हम डिजिटली और मजबूत होते जा रहे हैं। आप देखो कहां कहां दिखा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ
हाँ, ई पार्सल, अच्छा ई पाठशाला, हाँ हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल देना ही चाहिए। जैसे अभी हम सबको जो बता रहे हैं उसमें एकदम देना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। जैसे देखो, जैसे कई बार होता है कि आप एम्स गए, पहले एम्स में लंबी लाइनें लगती थी, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप डालिए और कोई रंगबाजी किसी की नहीं चलेगी। अब चाहे आप कितने भी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हों, अगर आपका ऑनलाइन समय आ चुका है उस समय, तो आपको डॉक्टर उस दिन देखेंगे ही देखेंगे। हमें जाना है वो कौन सा दक्षिण भारत का मंदिर है, तिरुपति, तिरुपति में। अब पहले लोग कहते थे कि प्रियांक भाई आपका कोई है क्या, मतलब तिरुपति में कोई अधिकारी है क्या तेलंगाना कैडर में या फिर आंध्र प्रदेश कैडर में, कि प्लीज बोल करके मेरी व्यवस्था करा दीजिए ना। अब क्या है, आप ऑनलाइन जो है अपना भर सकते हैं वहां पर कि हमें दर्शन करना है। आपको उसमें स्लिप कट के आ जाता है कि आपका दर्शन का टाइम ये है। आप अकॉर्डिंगली जो है अपने जर्नी को प्लान कर सकते हैं। बात आई समझ में कि हाँ 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 जी, हाँ हाँ प्राइवेट टेम्पल है, बिल्कुल दिया सकता है। डिजिटल इंडिया में हम क्यों केवल गवर्नमेंट सेक्टर को ले जाएं? उसने थोड़ी लिखा है कि डिजिटल इंडिया स्कीम। देखना एक चीज और देखना, जैसे कि हम लोग डिजिटल इंडिया में सीधे कैसे ले जाते हैं, डिजिटल इंडिया स्कीम, सरकार खुद ही पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो डिजिटल इंडिया व्हाट इज दिस, दिस इज डिजिटल इंडिया। अगर ये डिजिटल बोर्ड नहीं होता, ये कंप्यूटर नहीं होता, तो क्या ये रिकॉर्डिंग हो रही होती? आज क्लास में आप लोग हैं तो हम जो है फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट हैं, लेकिन जो स्टूडेंट जो नहीं है अभी, वो भी तो देखेंगे ना कि उन्होंने क्या खोया। लेकिन अब वो कम से कम डिजिटली वो क्या रहेगा, वो लाभान्वित हो जाएंगे कि हाँ चलो कुछ काम की बातें इस इंसान ने बता दी। ठीक है, तो एजुकेशन सेक्टर को आप दिखाइए कि एजुकेशन में इसका सबसे बड़ा फायदा कि कोरोना के दौरान जब लोग अपने कमरों में, रूम में बंद हो गए घरों में, उस समय डिजिटल मोड एकदम एक ठंडी बयार की तरह आया। रेगिस्तान में एक ठंडी बयार की तरह आया कि जहां पर लग रहा था कि अब सब कुछ हमारा लुटपिट जाएगा, हमारी दुनिया अंधकारमय हो गई थी, वहां डिजिटल इंडिया ने हमें क्या किया, बचा लिया। लेकिन क्या ये रेगिस्तान में जो ठंडी बयार चली, क्या यह ठंड सबको लगी? नहीं लगी। जो हमारा जो वंचित समूह है, जिसके हाथों में मोबाइल फोन नहीं है, एंड्रॉयड तो दूर की बात, जिसके पास एक साधारण मोबाइल नहीं है, और फिर जिनके पास है उनको यूज करना नहीं आता है। मान लीजिए कि अगर कोई बुजुर्ग पीढ़ी है जो नहीं चलाना जानते हैं या अशक्त हैं, हाथ काम नहीं कर रहा है, आंख काम नहीं कर रही है, और ऐसी स्थिति में उस वंचित समुदाय का, तो डिजिटल इंडिया ने एक बड़ी आबादी को निसंदेह फायदा पहुंचाया है, लेकिन 100% नहीं पहुंचाया है। 100% नहीं, इसकी कमी है। तो क्या करना चाहिए इसको दूर करने के लिए? तो हम गरीबों को मोबाइल फोन तो नहीं दे सकते हैं, हम सभी गरीबों को फोन, एंड्रॉयड कैसेट कैसे दे सकते हैं, क्योंकि उतना संसाधन हमारे पास नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? अब देखो, जब आप ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में प्लस माइनस आपने दिखा दिया, लास्ट में आपको दिखाना होता है कि जो प्लस है वो तो है ही प्लस, हम माइनस के लिए समाधान क्या देंगे। तो हम एजुकेशन, चूंकि आर्टिकल 21A 21 का क कहता है कि सभी 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके पास निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। हम कैसे इसको फुलफिल करेंगे? हमारा सबसे बड़ा हथियार ग्रामीण भारत में पंचायती राज। भारत के जितने भी पंचायत हैं सबको डिजिटल करो। जो सामुदायिक भवन है, कम्युनिटी हाउस गांवों में, वहां पर मुखिया को कहिए कि आपको जो 7 करोड़ या 5 करोड़ जो मिलता है ना बाबू, उसमें अनिवार्य हो कि तुम ऐसा बोर्ड खरीदो, चाहे वो बिल्कुल साधारण बोर्ड ही क्यों ना हो। और उससे गांव में जितने भी बच्चे जो गरीब तबके के हैं, गांव में जितने भी बच्चे, उन सबको मुखिया जी आप अवेयर करेंगे कि बेटा आओ, और तुम लोग को रुचिकर प्रोग्राम दिखाया जाएगा। क्योंकि बच्चा गांव का कब आएगा? जब आप उसके लिए कुछ स्नैक्स की व्यवस्था कर दीजिए। बच्चे उसके चक्कर में कैसे मिड डे मील प्रोग्राम, तो क्यों नहीं हम एक ऐसा प्रोग्राम ले आए कि गांव के बच्चे जो है सामुदायिक भवन में जाने को पागल उठे कि चलने रे, वहां पर तुमको लस्सी मिलेगी, तुमको ये मिलेगा, चलो 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 चलो, और कहा जाएगा कि लस्सी मिलेगी जो कम से कम 2 घंटा बैठेगा। ठीक है, तो जब हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, और सभी पंचायतों में हम क्या डाल देंगे, गांवों में
जहां पर बच्चे 2-2 किलोमीटर चल के भी कम से कम पहुंच सके, गांव का बच्चा चला जाएगा। गांव का बच्चा इतना कर्मठ होता है कि वो वहां चला जाएगा, बशर्ते कि आप अवेयर कीजिए उसको जागरूक बनाइए, कि उसके माँ बाप को समझाइए कि उसको भेजो अपने बच्चे को, कि कहीं और जो भेज रहे हो भेजो यहाँ। तो मुखिया को ये चाहिए कि बाकी चोर बाजारी छोड़ करके इन कामों पर लगे, जिससे कि क्या होगा, सामाजिक उत्थान होगा। और जो एक डिजिटल गैप हो गया है, डिजिटल गैप, सब समझ में आया, डिजिटल डिवाइड इंडिया और भारत में, इंडिया को डिजिटल बोर्ड है लेकिन भारत के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, समझ में आया। इंडिया के पास है और भारत के पास नहीं है, और हमें अपने भारत को मुख्य धारा में लाना है। तो जो पंचायत है वहां पर उसका डिजिटलीकरण करके और सामुदायिक भवन में उसको लाया जाए ताकि गरीबों तक इसकी पहुंच हो। ये समझ में आया, ये आपका समाधान है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम, कि जैसे गांव के बुजुर्गों को ये सिखाया जाए, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती सीखने की, और धीरे धीरे वो अवेयर होंगे। तो उस प्रोग्राम के नाते भारत सरकार उनको अवेयरनेस प्रोग्राम देगी कि अगर आपके मुखिया जी पैसा मांगे, एंकर बोलेगा, तो आप इस नंबर पर हमारी इनकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। जो सरकार का कोऑर्डिनेशन होगा, जैसे बीडीओ होते हैं, वो नियमित जो है अपना अवलोकन करते रहें, दौरा करते रहें, डीएम करे, एसडीएम करे, हैं किस लिए ये लोग, केवल ऑफिस में बैठने के लिए नहीं, इनको इसके लिए दौड़ना चाहिए। कारण क्या है, सिस्टम कोई खराब नहीं होता है, याद रखिएगा, सिस्टम को इंप्लीमेंट करने वाले लोगों में कमियां होती है। हाँ है, हाँ हाँ, वही तो हम बता रहे हैं कि कोई सिस्टम खराब नहीं होता है, उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोगों में कमियां होती हैं। हाँ हाँ, उसको मेंशन कीजिए ना आप। हाँ तो हम जैसे वो कैसे पूछें कि सर इतने चीज़ों को हम कैसे दिखाएंगे, हम इतनी बातें इसलिए आपको बोल रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत बातें आपको याद है आप लिख दीजिए। अगर हम बताएंगे आपको इतनी बातें तो आप लिख के आएंगे इतना, हम आपको बताएंगे इतना तो आप लिख करके आएंगे इतना, समझिए मेरी बात को। उस समय हम उन लोगों को यही देने की कोशिश कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, हाँ डिसाइड होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो सबसे पहले उसका अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव दिखाइए, ठीक है, फिर समाज पर, ठीक है, फिर वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था से नहीं, सामाजिक मुद्दा है तो पहले उसका प्रभाव समाज पर, फिर राजनीति पर, क्योंकि राजनीति और समाज हमारे क्या हैं, एक दूसरे से ज़्यादा गुथे हुए हैं, और फिर अर्थव्यवस्था, फिर धर्म और बाकी तमाम चीज़ें। जैसे हमारे अर्थव्यवस्था में डिजिटल होने के कारण जो है अब लैंड रिकॉर्ड्स रखा जा रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो रजिस्ट्रार हैं भूमि वाले, भू राजस्व वाले, अब वो क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अब कैसे जोड़ रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है कि किसके नाम से किसकी ज़मीन है ना। आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे तो पहले कैसे अभी भी ज़मीनों की लड़ाई होती है, तो धीरे धीरे क्या करना होता है, जो समझदार लोग होते हैं वो अपना क्या कराते हैं, डिजिटलीकरण करा देते हैं कि भैया हमारी जमीन इतना से इतना तक है और हम ही इसका जो है चालान कटवा रहे हैं। तो वो जमीन उसी के नाम से हो जाती है जो लगातार चालान क्या कर रहा होता है, कटवा रहा होता है, जब तक कि वो गैर मजरूआ ना हो और कोर्ट में कोई केस उसको लेके न चल रहा हो। हम भारतीय न्यायपालिका में आइए, भारतीय न्यायपालिका में 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं, लेकिन कोरोना में तो ये और बढ़ता। लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटल मोड ने क्या किया, हेल्प किया कि केसेस जो हैं वो उस समय भी देखा गया, ठीक है। और सबसे बड़ा कि जो पेपरलेस वर्क, ऑनलाइन डिजिटल होने का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है, पेपरलेस हो जाएगा और जो पेड़ है वो क्या होंगे, कम कटेंगे। लेकिन अगर हम लोग निगेटिव में देखें तो ये सब क्या है, 10 साल के बाद ये बोर्ड कबाड़ हो जाएगा, 15-20 साल के बाद ये कैमरा कबाड़ हो जाएगा, ये कबाड़ हो जाएगा। इस वेस्ट को हम कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं, हाँ ई वेस्ट, वही ई वेस्ट। तो इन सब की एक समस्या होगी स्टोरेज की, इन सब पर। लेकिन तमाम कमियों के बावजूद कुछ चीज़ें जो है उनको रोका नहीं जा सकता है और उनको निरंतर वैज्ञानिक अन्वेषण यानी कि साइंटिफिक इनोवेशन के माध्यम से हो सकता है कि आने वाले समय में इस कचरे के भी निष्पादन की चीज़ें आ जाएं,
कौन जानता है? विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है परमाणु ऊर्जा का बम बना दें या आप उससे बिजली बना दें। ये तो आपके दिमाग पर है कि आप पॉजिटिव जा रहे हैं कि नेगेटिव जा रहे हैं। आप पॉजिटिव जाएंगे तो आप एक खूबसूरत सुंदर दुनिया का आविष्कार करेंगे, निर्माण करेंगे। लेकिन अगर आप निगेटिव होंगे तो आप पूरे दुनिया को बदरंग बदसूरत बना देंगे। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ऐसे में कि भारत में इतने विविध प्रकार के लोग हैं, क्या ही अच्छा होता एक ही धर्म होता, एक ही जाति होती। ठीक है, कई बार विविधता में एकता। मान लो आपको सलाद में केवल प्याज 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 दिया जाए और आपको सलाद में खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर, मतलब ओवरऑल चीजें दी जाएं, आप किसको प्रेफर करेंगे? इंद्रधनुषी, इंद्रधनुषी। तो जहां विविध प्रकार के लोग रहें और आपस में संभाव से रहें तो इससे ना टॉलरेंस की शक्ति बढ़ती है, सहने की सहिष्णुता। तो हर चीज में कमी ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव जो है चीजों को ढूंढेंगे। तो ऐसे करके आपका ऐसे कहीं ज्यादा अच्छा होगा। हाँ क्या? हाँ कल्चर, बिल्कुल कल्चर से जोड़ सकते हैं कि हाँ एक का सवाल हो जाने दीजिए फिर आप ये कहिए, क्योंकि फिर ये ठीक नहीं होता है। जैसे कैसे वो अभी बोल ही रहते हैं, हम बोल दिए तो पूरा सर पूरा सुन लीजिए, तो हम बोला कि हाँ पूरा सुनना चाहिए। हाँ कल्चर, ठीक है, अपना क्वेश्चन याद रखिएगा आप। आपका क्वेश्चन क्या है कि कल्चर रिलेटेड, जैसे कोई भी अगर ऐसे वैसा रहे जो कल्चर से रिलेटेड रहे, ठीक है, तो हमेशा दो शब्द देखिएगा आता है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन आता है ना, जिसको ले करके बहुत सारे लोगों में ये होती है। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संस्कृति और सभ्यता। ठीक, जो कल्चर यानी कि जो संस्कृति है ना, ये सोल, आत्मा है ये हमारी। ठीक है, जो सिविलाइजेशन है ये शरीर है। ठीक है, यानी कि शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन नष्ट हो गया लेकिन वैदिक संस्कृति आज तक चल रही है। ठीक है, तो जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कल्चर जो हमारे आत्मा में बस गया है, जैसे कि हमारे पर्व त्यौहार, हमारे रहने का ढंग, हमारे गांव, तो जो कल्चर है ना वो देखना ग्रामीण होती है। ठीक है, और जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता, वो क्या होती है? शहरी होती है। आप देखेंगे कि जो वैदिक संस्कृति है वो क्या है? ग्रामीण है, और जो सब हड़प्पा है वो क्या है? सभ्यता। लेकिन हमेशा याद रखना कि जो सभ्यता है वो भी किस पर बेस्ड होती है? कल्चर पर। अगर वो 1500 गांव नहीं होते तो हड़प्पा सभ्यता के 12, 13, 15 शहर नहीं होते, क्योंकि जब गांवों ने एक्स्ट्रा सरप्लस देना शुरू किया, जब 10 किसान मिल करके 1000 लोगों को खिलाने लगे, तो बचे हुए 990 लोगों ने व्यापार में, गैर कृषि कार्यों में हाथ बटाना शुरू किया। ठीक है, तो जो कल्चर, कल्चर क्या होगा? जैसे कि मौसम के अनुसार हमने खुद को प्रकृति के अनुसार ढाला, जैसे कि फसल कटने पर उत्सव मनाना। देखते हैं कैसे हम लोग का, आप देखिएगा होली, ठीक है, जो पोंगल, ओणम, ये सब क्या है? दशहरा, दीपावली, ये सब चीजों को देखना कहीं ना कहीं ये प्रकृति से रचे बसे हैं। मकर संक्रांति, उनका उत्तरायण होना, ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है एकदम साइंटिफिकली बेस्ड हैं, और हम लोग क्या मौसम के अनुसार, प्रकृति के अनुसार हमने अपने कल्चर को ढाल दिया। अगर हम मैदानी इलाके में हैं, नदियों के क्षेत्र में, तो ये चावल संस्कृति का प्रदेश हो जाता है, भतहा प्रदेश। अगर रेगिस्तान में है, जैसे देखिएगा संस्कृति, 3 अब्राहमिक पंथ हैं दुनिया में, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। इन तीनों का ही उदय जो है रेगिस्तान में हुआ है ना। रेगिस्तान में पेड़ मिलेगा? ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, लोहा भी मिला तुर्की के एशिया माइनर में 1400 ईसा पूर्व में। तो वहां पर क्या होता था कि बालू हटाया और डेड बॉडी को उसमें दफन कर दिया। भारत में आप जो हड़प्पा सभ्यता है उसको देखेंगे तो 3 प्रकार के समाधान हैं। कल्चर कैसे है? शुरू में ये भी उधर वाले इलाके में था, और हमारे पास लोहा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में लोहा
नहीं मिला है। मिला कब है? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व 1000 BC में मिला है, यानी आज से 3000 साल पहले लोहा मिला है राजगीर साउथ बिहार के जंगलों में। और यहां पर क्या हुआ, हड़प्पा कल्चर में भी पहले डेड बॉडी को दफन ही करते थे। बाद में फिर हुआ कि डेड बॉडी को पशु पक्षियों के लिए छोड़ दो, कैसे पारसी लोगों में होता है, और वो डेड बॉडी को खा जाएंगे और बचे हुए हड्डी को क्या करो, जमीन में दफन कर दो। फिर एक समय आया जब हमारे पास लोहा मिल गया, लोहा कुल्हाड़ी बनाने के लिए, और जनसंख्या जो ऋग्वैदिक आर्य जब बसना शुरू किए तो ये चंपारण, चंपा का अरण्य, अरण्य का मतलब जंगल होता है, से लेके पूर्णिया, पूर्ण का अरण्य, आरा, आरा अरण्य देवी का स्थान, अरण्य देवी का, ये सब कुछ जंगल था। वैदिक आर्यों ने लोहे के प्रयोग से इन जंगलों को काटना शुरू किया, लकड़ियां होने लगी, लकड़ी, और इसीलिए यहां का जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें क्या जुड़ गया, दाह संस्कार। तो देखो कि जो रेगिस्तान से जो पंथ आए हैं उनमें हम दफन करते हैं, बताइए समझ में। और जो भारत में जो धर्म आए, आप देखिएगा हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो, इन चारों में क्या प्रोसेस है, जलाने का। क्यों है? इसलिए नहीं कि इन धर्मों ने सिखाया है, इसलिए कि हमारे भूगोल ने, हमारी प्रकृति ने हमको हमारे इस कल्चर को सिखाया है। अब बात आई समझ में, कल्चर क्या है? कल्चर आत्मा है जो जल्दी, सॉरी कल्चर का नहीं, हाँ कल्चर, यहाँ बोलिए। हाँ हाँ, डिजिटल इंडिया के कल्चर में जैसे देखो, जब डिजिटल प्रक्रिया जब नहीं शुरू हुई थी तो हम लोग सभी, होली हो गया, दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, नहीं होता था कि एक घुलना मिलना हो रहा है। अब दुनिया क्या हो गई ना कि एकांतिक हो गई है। एक ही घर में 5 लोग हैं और पांचों अपने अपने कमरे में चुपचाप अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, ठीक है। तो हमारी संस्कृति में एक बहुत बड़ा जो एक मिलने जुलने वाला एक जो होता था ना, कि एक रोमांच होता था कि अबे एकाएक कोई आ गया, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि न हो। अब लोग कहते हैं ना कि बिना बताए आ गया ना तो तेरा दांत मुंह सब तोड़ देंगे, मतलब कि पता चलना चाहिए हमको। तो एक सुविधा भी है, लेकिन पहले वाले में रोमांच भी होता था। पहले लेटरबाजी होती थी, हम लिखें 10 दिन बाद वहां पहुंचा, 10 दिन बाद वो लिखें, तब तक गुस्सा ठंडा हो गया। अब क्या है, कॉल कर उठा 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 जरा बताते हैं तुमको हम। तो डिजिटल इंडिया का कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदा भी है, लेकिन ज्यादा क्या है फायदा, डिपेंड हम पर करता है कि हम किसी चीज का फायदा उठाएं या नुकसान कराएं। जो स्टूडेंट मोबाइल फोन में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं उनका रिजल्ट खराब होता है, और जो मोबाइल फोन का प्रयोग गूगल में अपने काम की चीज़ों को सर्च करने में करते हैं, जो पढ़ाई से रिलेटेड है, आप देखिएगा वो सिलेक्शन ले लेते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसे वाला इतना करने के बाद कि हर पहलू को प्लस माइनस जितना माइनस आपने ऊपर में दिखाया है ना, आप सबका समाधान दिखाइए, ठीक है। तो हम लोग, हाँ, हम जब कुछ बता रहे होते हैं तो आप बीच में टोकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, हाँ लिख सकते हैं उसको, उस, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं उसको, लिखिए शैक्षणिक प्रभाव। हाँ, हम वही तो हम बता रहे हैं आपको, उसी चीज़ पे हम जा रहे हैं। जैसे कि कोई भी ऐसे लिखा ना, तो सबसे पहले टॉपिक का आप क्या देंगे, परिचय, जो हमने इंग्लिश में कहा था इंट्रोडक्शन, आप लिखो। उसके बाद जो है ना, उसका जो पहलू होता है यानी एस्पेक्ट्स जो होते हैं, ठीक, ये सारा चीज अपने टॉपिक के हिसाब से दिखाइए। वो एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, सामाजिक, याद रखिएगा समाज, लेकिन जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाता है, सामाजिक। व्यवहार, इक प्रत्यय जुड़ेगा तो व्यवहारिक, या हो जाता है, या हो जाता है। ये सब कुछ हम सोचे थे क्लास में बताने का, कि जितनी छोटी छोटी चीजें हैं सब हम क्लियर करा देंगे, लेकिन ठीक है। तो ठीक है, सामाजिक, हाँ। अच्छा, किसी ने पूछा था परिपूर्ण, ठीक है, कि परिपूर्ण जो है वो कैसे लिखते हैं, तो यहां पर बता देते हैं। परिधि होता है ना, परिपूर्ण, ठीक है, परिपूर्ण ऐसे लिखते हैं, परिपूर्ण। उसके बाद ये भी याद रखना, श्रृंखला ऐसे लिखते हैं, श्रृंखला। ये रेफ जो है, हाँ श्रृंखला बता दे रहे हैं,
श्रृंगार। देखो यही सही होता है। जो हम लोग जो ये नहीं लगा देते हैं रेप, वो गलत होता है। जो आप नीचे वाला, आप जब श्री लिखिए तो ऐसे लिखिए श्री, लेकिन जब श्रृंखला श्रृंगार लिखेंगे तो ये हट जाएगा, सिर्फ एक यूज होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चलनी चाहिए हिंदी में। ठीक, लेकिन यहाँ लोगों में बेचैनी बहुत ज्यादा है। हाँ, ठीक है, हृदय आप जब यहाँ लिखेंगे यहाँ पे इसको लगा दीजिए। हाँ हाँ, भी लगा सकते हैं, वो फॉन्ट में आता है। हाँ, आप लगा सकती हैं, लेकिन ज़्यादा आसान क्या होता है कि ह के नीचे में आपने उसको क्या कर दिया, लगा दिया। हाँ, है ब्रह्मांड। ठीक, ब्रह्मांड, हलंत लगा, आधा हो गया। ये जो नीचे हलंत लगता है ना, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मांड हो गया, ये लगाना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड। लेकिन ये लगाते ही क्या हो गया, ब्रह्म ब्रह्मांड। हाँ हाँ, नहीं, वो छ जैसा हो गया, सुधारिए उसको। ठीक है, जब आप ह लिखेंगे तो ये ऐसे ले जाइए, ह लिखिए वैसे ही, ऐसे लिखिए, सुधारिए। ठीक, और उसके बाद यहां पर क्या कर दीजिए, हृदय। हाँ 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 हाँ, लिख दीजिए। हाँ हाँ हाँ, वैसे बस सेंस जाना चाहिए, लगे कि क्या लिखे हो, ये सही रहे। ठीक है, इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। अब कुछ कुछ और शब्द हम सोचे हुए थे कि हम बताएंगे सबको, लेकिन हाँ हाँ, बता दे रहे हैं। देखिए, इसको हटा देते हैं। देखो, कुछ नियम बता देते हैं जो ग्रामर का नियम, बाकी दुनिया क्या मानती है उससे नहीं मतलब है। नया, राम वहां गया, इसका जो स्त्रीलिंग होगा नई। ठीक है, गई, ये ग्रामेटिकली सही है। एंड दिस इज, जबकि भले ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी ऐसे लिखा होता है, याद रखिएगा। ये हम अभी भी बता रहे हैं दावा के साथ ठोक के, दिस इज रॉन्ग। ग्रामेटिकली क्या सही है, नया नई, गया गई, क्योंकि या ये। ठीक, अब देखो, हुआ, अब देखना, हुई। ठीक है, हुई, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ई, या, ये, समझ में आया। ठीक, और इसके अलावा नए। ठीक है, गए। ठीक, गया, गए, वो वाला नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा वो, इस चीज को याद रखिएगा। ये नियम जाएगा, यहाँ हुआ, हुई, ये सही है, ये हुई गलत है, ये हम यहाँ बोल रहे हैं रिकॉर्ड पे। कैसे पता चलेगा, सिंपल नियम है। जहां य है वहां ई हो जाएगी, और जहां आ है वहां ई हो जाएगी। लास्ट में देखिए ना, लास्ट में। हाँ बोलिए, क्या, हाँ गलत हो जाएगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कि होता क्या, हम आपको बता रहे हैं कि 99.99% लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, जो नियम हम तो वही बताएंगे ना। अगर 99.99% लोग गलत करते हैं तो हम भी गलत के साथ खड़े हो जाएं, नहीं। आप ये लिखिएगा, ठीक है, निश्चिंत होकर लिखिएगा। ठीक है, वो नहीं कुछ, हाँ ठीक है, समझ आ गया ना। तो हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, हाँ लिखा है, हर्षिकार लिखा है, पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। क्योंकि गधे बैठे हुए हैं, ऑनलाइन बोल रहे हैं, उनको बोलिए कि हमसे सुप्रीम कोर्ट में आके फरिया लें। ठीक है, अभी हम क्या बताएं, बीपीएससी के बारे में बोल रहे हैं ना, हम सामने बोल रहे हैं बीपीएससी को कि ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। अरे भैया अनुमति दे दो। ठीक है, जैसे हुआ ना कि अरे यार ओपन द डोर फॉर देम। ठीक है, इसका मतलब होता है कि उनको अंदर आने की अनुमति दे दो। तो हम क्या कर सकते हैं पीआईबी के बारे में, वो हमको चुने ही नहीं। क्या कारण, देखो आपको हम बता रहे हैं कि वहां भी जो लोग बैठे हुए हैं ना,
हम आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कि लोग थोड़ा सा नेचर लगता होगा एरोगेंट टाइप का, लेकिन ना कई जगह आपको मजबूरी में एरोगेंट होना पड़ता है, इसलिए कि ताकि भीड़ कमांड में रहे, ठीक है। और जो हमको नज़दीक से जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं। और कई सारे IAS IPS को हमने देखा है जो शुद्ध हिंदी या शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते हैं, लेकिन परीक्षा के डिमांड को उन्होंने पूरा किया और सिलेक्शन ले गए, ठीक है। जैसे मान लो कि वो कॉन्सेप्ट के साथ बह गए, जो चाहिए था वो उन्होंने दे दिया और थोड़ी ग्रामेटिकल एरर के साथ कर दिया। मेरा एक परिचित हैं, बिहार कैडर के IPS हैं, जब उनके जब पहली नियुक्ति बाढ़ में हुई असिस्टेंट SP, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो असिस्टेंट में S गायब था, डबल S में एक ही S था। असिस्टेंट की स्पेलिंग क्या होती है? डबल S। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को असिस्टेंट की स्पेलिंग नहीं पता थी, और ही वॉज एन IPS ऑफिसर, डायरेक्टली रिक्रूटेड, डायरेक्ट IPS। तो होता है, बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिनको सुधारना पड़ता है, तो वो भी समझते हैं इस चीज़ को कि हाँ गलती हो गई। और कई लोग क्या कहते हैं कि ऑटो करेक्ट, हम बोलते हैं दिस इज नॉट नोन एज ऑटो करेक्ट, दिस इज ऑटो रॉन्ग। क्योंकि ऑटो करेक्ट करना होता तो आप सिंगल S लिखते तो वो डबल S अपने कर देता, ठीक है, उसको कहते हैं ऑटो करेक्ट। ये ऑटो रॉन्ग होता है। लोग एक पोजीशन पर पहुंचने के बाद उनको बुरा लगता है कि तू हमको सिखाएगा। एक IAS हिंदी माध्यम का IAS को रैंक 48 आया, जनरल कैटेगरी, उत्तर प्रदेश का था, और वो यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग हम यहां पर सोचो कि ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, लेकिन नाम हम नहीं बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी रैंक टॉप 50 में जनरल कैटेगरी हिंदी मीडियम यूनिवर्सिटी ऑफ फलनवा, ढिलनवा, ढमकनवा, जहां से पढ़े थे। हमने कहा एंड ही अल्टीमेटली ब्लॉक्ड मी, उपदेश दिया, हमको ब्लॉक कर दिया, तू हमको समझाएगा। तो हमारे ब्यूरोक्रेसी को भी जो है थोड़ा सा जमीन पर आने की जरूरत है। वो लोग भी गलतियां करते हैं, इसलिए ये मत सोचना कि आपसे वो चीज़ नहीं हो पाएगा। कई बार हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर ले जाते हैं, और हमसे कम जानने वाले लोग वहां पहुंच जाते हैं, और उनसे ज़्यादा जानने के बाद भी पद सोपान में, हायरार्की में क्या होते हैं, नीचे होते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी हम जब बोल रहे होते हैं या जब हम अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है ना। 20 दिन तक अगर ये इंसान आपको रोज आधा घंटा और सैटरडे संडे को 2-2 घंटा दे दिया होता, तो हिंदी सुन करके आपको याद आ जाता कि कहाँ पर स्त्रीलिंग और कहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग करना है। लेकिन हम रिफाइंड दे रहे थे और कुछ लोगों को घी चाहिए था, रिफाइंड हमको हजम नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा घुमा के बोले हैं, समझ जाइएगा। अब ये समझ में आया, एक अच्छी चीज हम लोग सीख गए, ठीक है, कि हुई और यहां पर हुई, ठीक। परिचय एस्पेक्ट्स जो भी जितना भी हम बताते गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, अगर आर्थिक पहलू होगा तो ऊपर, अगर टॉपिक हुआ तो राजनीतिक। राजनीतिक का मतलब क्या हुआ कि हमेशा अपने संवैधानिक चीजों को सोच लेना कि क्या क्या आ सकता है, सब मत डालना। धार्मिक, इसी धार्मिक में क्या होता है, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक पहलू किस में जाएगा, धार्मिक में जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप अपना वैज्ञानिक, आपका जो है दार्शनिक दर्शन अगर कुछ हो तो वो सब आप इसमें अटैच कर सकते हैं। और ये जब आप सब लिखते जाएंगे ना, तो सबका प्लस, पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, आप जहां तक इस पहलू को लेते जाइए, बिल्कुल हाँ वहीं पे करो। और जब आपने माइनस लिख दिया ना, तो आप माइनस का समाधान दो। माइनस का क्या दो, समाधान, सॉल्यूशन, सब नहीं, अलग से। जैसे प्लस तो फिर हौच-पौच हो जाएगा, आप यहां पर ले जाइए। अब जितना निगेटिव आपने बताया है ना, सबका आप क्या दीजिए, समाधान। क्या नहीं, कंक्लूजन में नहीं देंगे, उसके ऊपर देंगे, उसके ऊपर। ये दिया आपने प्लस माइनस करके सारा। अब समाधान में कि जो सामाजिक समस्या थी उसका ये, आर्थिक समस्या ये, और जब समाधान आपने दे दिया तब आपका क्या जाएगा, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। और निष्कर्ष हमेशा क्या हो गया, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी। ये हमेशा क्या जाएगा,
मिस्टिक ये पेसिमिस्टिक नहीं जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा आशावादी नजरिया कि नहीं, निसंदेह कुछ कमियां हैं, लेकिन अगर हम इसके सकारात्मक पहलुओं को देखें तो हमें समझ में आता है कि इस योजना को बढ़ाया जाना चाहिए और इसे कमियों पर काम करना चाहिए। जैसे इसके लिए क्या जरूरी हो, कुछ कुछ याद रखना, जैसे राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और आम लोगों की सहभागिता, आम लोगों की, पीपुल्स का जो है पूरा जो उसमें वो बढ़ चढ़ करके उनका कंट्रीब्यूशन, उनका कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है, आम लोगों की जागरूकता, आम लोगों की सहभागिता इस निमित्त बेहद आवश्यक होगी। ठीक है, और इसी के साथ आप अपने इंटरव्यू का इतिश्री कर दीजिएगा। ये एकदम ना प्रॉपर, और कोई ना कोई एक ऐसे जरूर इस परफॉर्मा पर लड़ेगा, याद रखना। बस आपको करना क्या है कि अगले 1 महीने तक आप अपने पास कुछ चीजें जमा कर लीजिए। ठीक है, कि जैसे हम क्या क्या जमा करेंगे, हम कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम तैयार कर लें। ठीक है, तो एक तो आप कर लीजिए, मतलब भारतीय शिक्षा पर काम कर लीजिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इस पर काम कर लीजिए। ठीक है, 2020 भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। 1968 ठीक इसका उल्टा कर लो, 1986 संशोधन हुआ था 1992 में, और अब जाकर के 2020। तो 1, 2, 3 एक इस पर काम कर लीजिए, भारतीय शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर काम कर लीजिए। इसके अलावा आप पर्यावरण पर काम कर लीजिए, इसके अलावा आप पर्यावरण पर काम कर लीजिए। ठीक है, पर्यावरण को मतलब एक कंटेंट ले लो पर्यावरण पर, कि कुछ भी आएगा ना, कुछ भी हम उस पर लिख देंगे। ठीक है, पर्यावरण। इसके बाद थोड़ा सा अर्थव्यवस्था और जो कोरोना वाला है ना, इसको काम कर लीजिए अच्छे से। इसमें जस्ट कोरोना के पहले पूरा इतिहास भूगोल नहीं जैसे हम बताए थे, वो तो हम कंटेंट दिए थे आपको पहली क्लास में। कोरोना के जस्ट पहले क्या था, कोरोना के दौरान, और अभी भी कोरोना कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी तरह खत्म हुआ है, कम हो गया, बहुत हद तक हमने संभाल लिया। और इसमें कोढ़ में खाज की तरह रूस यूक्रेन युद्ध आ गया, रूस यूक्रेन युद्ध, और उसके पहले भी हम मंदी की मार झेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने इस चीज को जितने मतलब अच्छे ढंग से संभाला, वो निसंदेह काबिले तारीफ है। आप मजाक उड़ाने को उड़ा सकते हैं, लेकिन याद रखना, न तो आप पाकिस्तान हुए, न श्रीलंका हुए, और ना ही आप वेनेजुला हुए जब जापान और अमेरिका जैसे विकसित देशों में लोग सड़कों पर गिर रहे थे और उनको उठाने वाला कोई नहीं था। तो आप अपने जातीय, धार्मिक, मजहबी पूर्वाग्रहों को थोड़ा सा साइड करके और सही बातों को लिखिएगा, और जहां आपको नकारात्मक चीजें लगे वहां जरूर डालिएगा। ठीक है, लेकिन उनका समाधान दीजिएगा। ठीक है, ये चीज को फॉलो करना, ऐसे में अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये यही ना, और दूसरा इस साइड से ये। ठीक है, ये अब हम कुछ कुछ यहां पे इसे क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे हम राजनीति, ठीक है, जो पॉलिसी होती है वो कहां जाएगी, इसमें ऊपर वाले में, हाँ बिल्कुल। कूटनीति, डिप्लोमेसी, इसको क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी। राजनीति, ठीक है, ये हो गया आपका जो हमारा पॉलिटिकल जो अफेयर हो गया, वो कहते हैं इसको राजनीति। ये नीति, ठीक है। हाँ, जैसे हम 2 चीज पर हम यहां पर ऐसे बता रहे हैं आपको। एक हम लोग इसका तो ठीक है, ये तो नीति हम एज सच कोई मतलब अलग से कुछ हटके हो सकता है, और जैसे आप बता रही है कि लाइफ में कुछ घटने वाली चीज है, असल में जो हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या रहेगा, कूटनीति, राजनीति। इसके अलावा एक चीज और जो हम लोग यहां से यूज करते हैं, एक होता है देखना नियत, और एक होता है नियत, ठीक है।
दिखा, ये इसमें, इसको हटाइए। आपकी नीयत कैसी है? क्या आपकी नीयत में खोट है? मेरी नीयत में खोट है, हम बेईमान हैं, तो क्या हो जाएगा? नीयत, नियति। वो पता नहीं था उसे कि उसकी नियति में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी नियति में क्या लिखा हुआ है। मेरी नियति में क्या है? आपकी नियति में हाईकोर्ट में सेक्शन लेना लिखा है, ठीक है, लेकिन आपकी नियत जो है वो भी साफ सुथरी है। समझ आ गया? यानी आपके मन में कैसे विचार चल रहे हैं, ये नियत है, नियत, और ये नियति है। आप कहीं जा रहे थे लेकिन एक्सीडेंट हो गया, ओह मेरी नियति में ऐसा होना लिखा था, मेरी नियति में ऐसा होना लिखा था, लेकिन मेरी नियत में कोई खोट नहीं था। एक हो सकता है कि यार मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, लेकिन मेरी नियत में कोई खोट नहीं थी। बात समझ में आ गया? तो ये नियति में नहीं था इन छात्रों के कि हम इनको पढ़ाएं, लेकिन मेरी नियत में भी कोई खोट नहीं थी। ठीक है, इन सब चीजों पर थोड़ा सा काम कीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा फायदा होगा। हाँ, क्या चीज? वही तो हम समझा रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा, हाँ एक मिनट हमको लिख लेने दो, यहाँ पर हम ठीक से लिख देंगे। हाँ ये होता है, हम लिख दिए वहाँ पर, लिखने के चक्कर में वहाँ पे यहाँ बोर्ड में पता नहीं चल पाता है, क्योंकि साइड में लिखना पड़ता है ना। जब हम कॉपी चेक करो तो सामने होता है, यहाँ पे साइड होता है। नियति, ये कर लीजिएगा इसको, नियति। ठीक है, थैंक यू, नियति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये नियत और नियति। हाँ बोलिए। हाँ अभी तो कुछ देर पहले हम बताएं उस। हाँ देखिए, समाज है, सामाजिक, ठीक है। देखो इस चीज को याद रखना, व्यवहार है, बिहेवियर, व्यावहारिक। इस चीज को, इस नियम को फॉलो कर लीजिएगा। जब इक प्रत्यय लग जाएगा ना, तो जो पहला मुख्य शब्द होता है वो क्या हो जाता है? स का सा और य का या। ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। ये आप करेंगे, ये व्यावहारिक। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं? व्यवहारिक नहीं, या हो जाता है, ये याद रखना। ये नियम है इक जुड़ने के बाद, ठीक। और भी बहुत सारा शब्द था जो हम सोचे थे कि हम बताएंगे यार। हाँ हाँ, नहीं थोड़ा सा गैप आप दे सकती हैं, हाँ थोड़ा सा। हाँ